नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग भारत में। शुरुआत करते हैं कुछ अखबारों के प्रमुख खबरों से। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने को सेना राजी। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए अपने अखबार में छापा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सेना झुक गई है और शर्ट सर्विस कमीशन की पात्र महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने को तैयार हो गई है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए सेना और उसके प्रमुख को अवमानना का जिम्मेदार ठहराने की चेतावनी दी है। साथ ही कहा, सेना अपने क्षेत्र में प्रमुख हो सकती है पर यहाँ संवैधानिक अदालत अपने क्षेत्र अधिकारी में सुप्रीम है। इसके बाद सेना ने कहा वह 11 महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने को तैयार है। साथ ही जो अधिकारी कोर्ट के समक्ष नहीं भी आई है पर पात्रता रखती है उन्हें भी कमीशन मिलेगा। सेना की ओर से पेश एडिशनल जनरल ASG संजय जैन ने यह बात जस्टिस DY चंद्रचूड़ और SS बोपन्ना की पीठ के समक्ष महिला अफसरों की ओर से दाखिल अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कही। कोर्ट ने ASG के बयान को आदेश में दर्ज करते हुए अवमानना याचिकाएं निपटा दी और स्पष्ट किया कि जिन महिला अधिकारियों के बारे में अनुशासनात्मक व सतर्कता मंजूरी है उन्हें अन्य मानदंड पूरा करने पर स्थायी कमीशन दिया जाएगा। दरअसल महिला अधिकारियों ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की सुप्रीम कोर्ट ने निताशा और अन्य बनाम भारत सरकार के मामले में दिए गए आदेश का पालन नहीं होने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि कोर्ट द्वारा तय पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बावजूद सेना ने उन्हें स्थायी कमीशन नहीं दिया। सामूहिक दुष्कर्म में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को उम्र कैद। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए अपने अखबार में छापा है। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार में खंड मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को MP MLA के विशेष अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में गायत्री के 2 सहयोगी अभियुक्त आशीष शुक्ला और लोकपाल अशोक तिवारी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। तीनों पर 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। विशेष जज पवन कुमार राय ने कहा कि जुर्माने की धनराशि पीड़िता की नाबालिग बेटी को दी जाएगी, क्योंकि इस मामले में पीड़िता का आचरण ऐसा नहीं रहा कि उसे जुर्माने का भुगतान किया जाए। पीड़िता की बड़ी बेटी भी पक्ष दोषी घोषित हो चुकी है। ऐसे में उसकी छोटी बेटी ही वास्तव में पीड़िता है, जिसके बाद पुनर्वास की आवश्यकता है। लिहाजा अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि उसे ही दी जाएगी। आपको बता दें कि बुधवार को कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है। पॉक्सो एक्ट के प्राविधानों के मुताबिक जिस धारा के तहत अधिक सजा होगी अभियुक्त को उसी धारा से दंडित किया जाएगा। लिहाजा उन्हें अभियुक्तों को सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2019 से पहले पॉक्सी की धारा 5G6 के तहत 10 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्राविधान था, जबकि यह मामला 2017 का है। दिल्ली में खतरे के निशाने पर पहुंचा वायु प्रदूषण। इस खबर को जनसत्ता ने प्रमुखता से लेते हुए अपने अखबार में छापा है, जिसके कारण हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक गिर गई। प्रदूषण के कारण दमे के मरीजों की तादाद बढ़ गई। राजधानी के नवंबर की शुरुआत से ही प्रदूषण के स्तर में इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में दिवाली के बाद पिछले 7 दिन से वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर बना हुआ है। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में शहर में सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 454 दर्ज किया गया, जो शाम को बढ़कर 471 पहुंच गया। गुरुवार को AQI 24 घंटे के औसत 411 था। सुबह 9 बजे फरीदाबाद में AQI 490 रहा, जो शाम को कुछ कम होकर 450 हो गया। कोरोना महामारी में भी खिलखिलाता रहा बचपन। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए अपने अखबार में छापा है। जब पूरी दुनिया पर कोरोना महामारी का घना कहर छाया हुआ था, तब भी भारत ने घोर आशंका और दहशत के साए से देश के भविष्य को सुरक्षित करने का भरपूर इंतजाम किया। आज संकट के काले बादल कुछ घंटे हैं, उम्मीद का उजाला धीरे धीरे फैल रहा है।
तब भारत की हर और प्रशंसा हो रही है। हम बात कर रहे हैं कोरोना संकट के दौरान भारत में बच्चों को बचाने के लिए डायरिया और निमोनिया के खिलाफ छेड़े गए टीकाकरण अभियान की। जॉन हॉपकिंस बुलमार्क स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि कोरोना महामारी के चलते पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद भारत ने 2020 में डायरिया और निमोनिया से बच्चों को सुरक्षित करने के लिए उनके टीकाकरण में उल्लेखनीय प्रगति की है। विशेष निमोनिया दिवस के मौके पर शुक्रवार को जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक निमोनिया से बच्चों को सुरक्षित करने के लिए भारत ने 6% से ज़्यादा निमोनिया कंजुगेट वैक्सीन दी है। 2019 में 15% पीसीवी दी गई थी, जो 2020 में बढ़कर 21% हो गई है। पिछले महीने यानी अक्टूबर में ही मोदी सरकार ने पीसीवी का दायरा बढ़ाते हुए इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया था, जिससे पहली बार अब इसकी पूरी देश में उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में हर साल डायरिया और निमोनिया के चलते 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत होती थी। यह संख्या लगभग 2,33,240 है, यानी प्रतिदिन 640 मौतें। रिपोर्ट के मुताबिक डायरिया से बच्चों को सुरक्षित करने वाली रोटावायरस वैक्सीन का दायरा भी भारत में बढ़ा है। 2019 में रोटावायरस वैक्सीन का कवरेज 53% था, जो 2020 में बढ़कर 82% पर पहुंच गया। भारत ने रोटावायरस वैक्सीन लगाने के काम में तेजी लाने के लिए 2019 में 100 दिवसीय एजेंडा पूरा किया, जो हर साल पैदा होने वाले 2.6 करोड़ बच्चों का डायरिया के जानलेवा मामलों से बचाने में मदद करेगा। विशेष ट्रेन का टैग हटा, कोरोना से पहले का किराया बहाल। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए अपने अखबार में छापा है। किराए में वृद्धि को लेकर यात्रियों के असंतोष को देखते हुए रेलवे ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर मेल एवं एक्सप्रेस वे ट्रेनों के लिए विशेष का टैग हटा दिया है और तत्काल प्रभाव से महामारी से पहले का किराया बहाल कर दिया। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन में ढील देने के बाद से रेलवे केवल विशेष ट्रेनों का ही संचालन कर रहा है। उल्लेखनीय है कि रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेन शुरू की और अब कम दूरी की यात्राएं सेवा भी विशेष ट्रेन के रूप में चलाई जा रही हैं। इनका किराया ज़्यादा है, जिससे लोग यात्रियों से बच रहे हैं। रेलवे बोर्ड ने जोनल कार्यालयों को शुक्रवार को भेजे गए पत्र में कहा कि ट्रेन अब अपने नियमित नंबर के साथ संचालित की जाएगी और किराया भी महामारी से पहले का होगा। विशेष ट्रेनों और हालीलैंड स्पेशल ट्रेनों का किराया मामूली रूप से ज़्यादा होगा। शुक्रवार को जारी किए गए आदेश में कहा गया कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सभी नियमित मेल एक्सप्रेस वे ट्रेनें MSPPC, मेल एक्सप्रेस विशेष और HSP के रूप में संचालित हो रही हैं। अब फैसला लिया गया है कि वॉकिंग टाइम टेबल 2021 में शामिल MSPC और HSP ट्रेन सेवाएं नियमित नंबरों पर संचालित होंगी। यात्रा की संबंधित श्रेणी और ट्रेनों के प्रकार के अनुसार किराया लिया जाएगा। महंगाई पर नहीं लग रहा अंकुश। इस खबर को जनसत्ता ने प्रमुखता से लेते हुए अपने अखबार में छापा है। खाद्य पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी के कारण खुराक मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 4.48% हो गया है। सरकारी आंकड़ों में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। खुराक मुद्रास्फीति में पिछले 4 महीनों से गिरावट का सिलसिला देखने को मिल रहा था, जो अक्टूबर में थम गया। लगातार खाद्य पदार्थों व तेल कीमतों में बढ़ोतरी के कारण महंगाई पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। बेमौसम बारिश और कीमतों पर अंकुश न लगाए जाने से बढ़े रही आमंत्रित महंगाई से नियमित व मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल के आसमान छूती दामों, माल भाड़ने में बढ़ोतरी और बेमौसमी बारिश ने
लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। दिनचर्या में शामिल सब्जियों के दामों में उछाल से लोग पसंद की सब्जी भी नहीं खरीद पा रहे हैं। विशेषकर निजी क्षेत्र के लोगों को आमदनी में कमी व बढ़ती महंगाई से परिवारों का बजट बिगड़ गया है। इस बारे में सरकारी आंकड़ों में पुष्टि करते हुए कहा कि खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के चलते खुराक मुद्रास्फीति अक्टूबर में मामूली बढ़कर 4.48% हो गई, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में 4.35% और अक्टूबर 2020 में 7.61% थी। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने CPI आधारित मुद्रास्फीति को 4% पर रखने का लक्ष्य तय किया है। RBI का अनुमान है कि CPI मुद्रास्फीति 2021-22 में 5.3% के करीब हो रहेगी, जबकि आगामी वित्त वर्ष 2022-23 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान खुराक मुद्रास्फीति के 5.2% पर रहने का अनुमान है। खुर्शीद के बचाव में उतरे राहुल, हिंदुत्व व हिंदू धर्म का अंतर बताया। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए अपने अखबार में छापा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और इस्लामिक स्टेट से किए जाने को लेकर मचे बवाल में अब राहुल गांधी भी कूद पड़े हैं। हालांकि उन्होंने खुर्शीद की किताब में की गई टिप्पणी पर सीधे तौर पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन इशारों में सब कुछ कह दिया। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग चीजें हैं। अगर यह एक होते तो उनका नाम भी एक ही होता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को जन जागरण अभियान में पार्टी कार्यकर्ताओं का वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा, पार्टी में कोई भी कितना भी सीनियर हो या फिर जूनियर हो, अब सभी के लिए ट्रेनिंग जरूरी होगी। उन्होंने इस दौरान देश भर में हिंदू और हिंदुत्व को लेकर छिड़ी चर्चा पर खुलकर राय रखी है। सवाल भी किया कि क्या हिंदुत्व का मतलब सिख या मुसलमान को पीटना है? क्या हिंदुत्व अखलाक को मारने के बारे में है? किस किताब में ऐसा लिखा है? मैंने उपनिषद पढ़ा है, लेकिन कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं देखा। राहुल ने कहा, मौजूदा समय में विचारधारा की लड़ाई सबसे अहम हो गई है। पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाने व संगठन में नीचे तक पहुंचाने की जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यह इसलिए भी है क्योंकि देश में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की है और दूसरी RSS की और भाजपा की है। कांग्रेस की विचारधारा जोड़ने, भाईचारे और प्यार की है, जबकि RSS और भाजपा की विचारधारा नफरत फैलाने की है। RSS और भाजपा हिंदू की बात करती है। उन्होंने सवाल किया कि जब हिंदू धर्म तो फिर हिंदुत्व का क्या जरूरत? राहुल ने इस दौरान हिंदू व हिंदुत्व का अंतर समझाने के लिए एक उदाहरण भी दिया और कहा, एक बार चीन के कुछ नेता मिलने आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग तो कम्युनिस्ट हो गए, फिर यहाँ क्यों कहते हैं कि आप कम्युनिस्ट भी चीनी विशेषताओं वाले हैं, दोनों एक नहीं हो सकती। यदि आप कम्युनिस्ट हैं तो आपको कम्युनिस्ट ही कहा जाना चाहिए। इस पर लोग मुस्कुराने लगे। राहुल ने कहा, बहुत सीधी सी बात है, आप अगर हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत, इस नाम की क्या जरूरत। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर्पल न्यूज के साथ।